हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देखा था, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया था और सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा, है ना। बहुत मज़ेदार सेशन था। उसमें हमने मेन चीज़ क्या देखी थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए ऑब्वियसली हम केमिस्ट्री की फिजिकल ब्रांच के अंदर जानते हैं। केमिस्ट्री की तीन ब्रांचेज होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो एक फिजिकल केमिस्ट्री का बेहतरीन टॉपिक है। कोई भी एग्जाम आप ले लें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन जरूर ही आता है, ये आपको डिस्कशन मैंने बताया था। और साथ साथ ये बताया था जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको तीन टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आने ही चाहिए: मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन और यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। और साथ ही साथ मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको ये तीन टॉपिक्स आने ही चाहिए। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि जब भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है या फिर फिजिकल का कोई भी टॉपिक पढ़ना है और अगर आपको वे तीन सेपरेट बेसिक टॉपिक्स आते हैं, कोई भी टॉपिक उठाओ उसको पढ़ के फिनिश कर सकते हो, सारा कुछ समझ आ जाएगा। क्या ऐसा ही इनऑर्गेनिक के केस में होता है? नहीं, इनऑर्गेनिक के केस में हमें अलग तरीके से पढ़ना चाहिए। उसका एक जीआईसी होता है, फिर उसके बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें स्टेप वाइज ही लेना चाहिए, स्टेप वाइज ही लेना पड़ेगा, तभी हमें वो स्टार्टिंग से लास्ट तक कुछ समझ आता है। ये तीन चीज़ें मैंने आपको, इतनी इंपॉर्टेंट है ये कि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है और पहला क्वेश्चन ये आ जाए केमिस्ट्री पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि फिजिकल को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, इनऑर्गेनिक को अलग तरीके से पढ़ा जाता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग तरीके से स्टडी करा जाता है। ओके, अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने कुछ बातें डिस्कस करी थी, जिसमें पहली चीज़ तो ये थी कि डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, होता क्या है, ये कौन सा ब्रांच है। इसको तोड़ के देखो तो इलेक्ट्रॉन प्लस केमिस्ट्री कुछ इस तरह से बन के आता है। ओके, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात होती है, इधर देखो केमिकल एनर्जी के बारे में बात होती है। और अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करूं तो एक ऐसी ब्रांच जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दे, उस तरह का जो इंटरफेस है, जो केमिस्ट्री है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये समझ आ गया? ओके, फिर मैंने आपको बताया था एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत बेहतरीन सेशन मैंने आपको कराया था, है ना। एक ही चीज़ में नहीं बताया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यूज बहुत ज़्यादा अलग अलग फील्ड्स में मैंने आपको बताया। कैसे कैसे थे वो, कुछ याद करो, नोट्स देखो। पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम यूज़ कर सकते हैं होता है बैटरी। आपकी लाइफ में जितनी भी रोशनी देगी आर्टिफिशियल, उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ होता है। लाइट्स हो सकता है, जहाँ भी आपको बैटरी दिखाई दे, बैटरी सोलर पैनल की बैटरी हो, मोबाइल की बैटरी हो, साइकिल की बैटरी हो, किसी भी चीज़ की, मोटर बाइक की बैटरी हो, कहीं ना कहीं उसका यूज़ होता है। कहीं ना कहीं उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ तो आई एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन बैटरी इंडस्ट्री। दूसरा क्या देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर देख सकते हैं, ई रिक्शा वगैरह, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। मेडिसिन के फील्ड में भी हो सकता है। कैसे, मैंने आपको बताया था, पेस मेकर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम अपने हार्ट के अंदर ऑपरेटेड करा देते हैं और वहाँ से जो हमारा हार्ट है ऐसे ऐसे पंप करना चाहिए, वो एज बढ़ने के बाद धीरे धीरे करने लगता है ना। उसको कंट्रोल करने के लिए पेस मेकर का यूज़ किया जाता है। हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ किया गया है। उसके बाद में हमें देखना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। कैसे, आने वाले टाइम पे हाइड्रोजन से चलने वाले व्हीकल भी बाजार में आने वाले हैं, एक नया ही युग आएगा उसका, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। वहाँ तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पहुँच है। क्या आप इसको देख के बता सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत छोटा सा और बहुत लो लेवल पे फैलने वाला सब्जेक्ट है? ऑब्वियसली नॉट। केवल इसी वजह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम बहुत
ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए भी देते हैं क्योंकि बार बार हमारी लाइफ के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो तो वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जरूर पूछा ही जाता है, कहीं ना कहीं करके वो पूछ ही लेगा आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज दूसरा सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा, पहले की तरह ही होगा। और आपको देखना क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, इसको पढ़ने के भी कुछ तरीके हैं। पहला है बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल ही बेसिक्स। उसमें कौन कौन से आएंगे, ऑब्वियसली मैं उधर नहीं जाने वाला मोल कॉन्सेप्ट और यूनिट कन्वर्जन पे, पर आपको रिडॉक्स केमिस्ट्री तो आना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको रिडॉक्स केमिस्ट्री नहीं आता है तो इसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली है। थोड़ा आपको रिडॉक्स केमिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कैसे होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद में देखो आप, अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देखना है तो दूसरी चीज़ होती है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होती है? गैल्वेनिक सेल इस तरह की सेल्स होती हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। ओके, इसी को ही आप तीसरे पार्ट में देखो, यहां पे कैसे, इधर गैल्वेनिक आ गया तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कौन सी सेल्स होंगी सर? इस तरह की सेल्स होंगी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। एक दूसरा पोर्शन ये होगा। तीसरी चीज, और वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में से एक है, जिसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस। ये 3 मेजर सेक्शंस होंगे जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, इसकी पढ़ाई करने वाले हैं। और ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको तीनों, मेन तो चीज़ एक्चुअली ये है, वो बिल्कुल बेसिक वाला है ना। इन तीनों सेक्शंस की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल क्या काम करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या काम करता है, और कंडक्टेंस के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट करो। बिल्कुल बेसिक रोड मैप है, इस रोड मैप के थ्रू ही हम चलने वाले हैं आगे तक। ठीक है, नोट करो उसको एक बार। तसल्ली से आप नोट कीजिए, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। तो आपको रिडॉक्स के बारे में आइडिया होना ही चाहिए। अगर आपको रिडॉक्स नहीं आता, कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो आपको दोबारा से रिडॉक्स पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें मैं इसकी यहाँ पे बताऊँगा भी, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा यहाँ पे, जिससे कि आपको सब चीज़ें समझ आती रहें रिडॉक्स केमिस्ट्री के बारे में। गैल्वेनिक सेल वो एक अलग ही तरह का पोर्शन होगा जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। क्या होगा, कौन कौन से बनेंगे, सेल कैसे बनेगा, एग्जाम्पल क्या क्या है, फॉर्मूलेज क्या क्या होंगे, ऑब्वियस फॉर्मूले क्या क्या होंगे, और सब चीज़ इसके अंदर सीखेंगे। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में देखो, जब भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना होगा केमिकल एनर्जी के अंदर, तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का यूज़ करेंगे। कैसे होता है, क्या एग्जाम्पल होता है, क्या वर्किंग है, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और एक चीज़ बचती है कंडक्टेंस, कि कोई भी जगह पे अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, चार्ज फ्लो होगा, वो कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम उधर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, है ना। तो उसको पहले आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं, सीखते हैं। देखिए, जब भी आपको सीखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, तो आपको बेसिक्स आना चाहिए। और बेसिक्स में क्या है, मैंने अभी बताया आपको रिडॉक्स केमिस्ट्री के बारे में आपको जानना पड़ेगा। उसके बिना आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली इसके अंदर रिएक्शंस भी आएंगी, केमिस्ट्री है तो केमिकल रिएक्शंस होना लाजमी है।
अब देखो, जब भी आप रिडॉक्स बोलोगे वहां पे या तो रेड बोलो या फिर रेड बोलो, जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है दैट्स फाइन, पर इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स इज इक्वल टू रेड या रेड प्लस ऑक्स, कुछ इन दोनों से ही मिलके बना हुआ होगा। जब रेड के बारे में बात करेंगे तो वहां पे देखेंगे हम रिडक्शन से बना है ये, रिडक्शन, ओके। और ऑक्स मतलब किससे बना होगा? ऑक्सीडेशन से बना है, ऑक्सीडेशन से बना होगा। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो रिडॉक्स कौन सी रिएक्शंस होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शन होगी जिसके अंदर रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। क्या अलग अलग होगा? एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीडेशन? नहीं, साइमल्टेनियसली होगा। ये दोनों चीजें तभी डिफाइन होती है, सच को तभी डिफाइन कर सकते हो जब सामने झूठ हो, रिडक्शन को तभी डिफाइन कर सकते हो जब सामने ऑक्सीडेशन हो। समझ आया क्या? ओके। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को मिला के बोलते हैं रिडॉक्स। ओके, तो रिडॉक्स कौन से रिएक्शंस को बोलेंगे? तो लिखिए द रिडॉक्स रिएक्शंस are those reactions in which oxidation and reduction occurs या occur simultaneously, एक साथ होना चाहिए। ठीक है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, ओके। अब आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या होता है सर और ऑक्सीडेशन क्या होता है। बिल्कुल मोटी मोटी बातें करेंगे, पुरानी चीजों में नहीं जाने वाले हैं हम। हमें ये चीज देखनी है कि हमारे काम की इसके अंदर क्या है। फालतू रिडॉक्स चैप्टर को पढ़ने के लिए नहीं है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। समझ आया क्या? ओके। तो जब भी हम रिडॉक्स को पढ़ेंगे तो रिडॉक्स को पढ़ने के लिए दो टर्म्स आती हैं। इसकी अगर डेफिनेशन के बारे में बात करूं मैं, इसकी डेफिनेशन किस तरह से आप डिफाइन करोगे? दो तरीके होते हैं। एक होता है क्लासिकल वाला, क्लासिकल मतलब पुराने ढर्रे पे चलने वाला। ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, या फिर हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो रिडक्शन होगा, या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, साइमल्टेनियसली रेस्पेक्टिवली इसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं। अब वो चीज़ें इतनी पुरानी हो गई कि आगे केमिस्ट्री के अंदर यूज ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके एक्सेप्शंस ही बहुत सारे हो गए। तो हमें देखना क्या है डेफिनेशंस के अंदर। रिडॉक्स के अंदर हमें डेफिनेशंस देखनी है दो तरह से। कैसे? हमें इस तरह से देखनी है कि वो मॉडर्न डेफिनेशन से रिलेट करे। जब भी हम रिडॉक्स को पढ़े तो रिडॉक्स को जब भी डिफाइन किया करना पड़ेगा तो हम मॉडर्न डेफिनेशन से ही करने वाले हैं। मॉडर्न डेफिनेशन कौन कौन सी हैं? देखो, ऑब्वियसली इसको जब भी आप डिफाइन करोगे तो मॉडर्न डेफिनेशन से ही करोगे। पुराने वाली चीज़ों को भूल जाओ, उनका कोई लॉजिक नहीं होता है इधर। पहला है लुईस कॉन्सेप्ट के बेस पे। कौन सा कॉन्सेप्ट? लुईस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन रिडक्शन होगी या कौन सी कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगी। दूसरा क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बेस पे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बेस पे बताना है। ये दो एक ऐसे मेथड्स हैं जिनके बेस पे आपको बताना होगा कि कौन सी रिएक्शन रिडक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगी। समझ आया? अब देखो, अगर आपको चीज़ें ये चीज़ समझ आ गई, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो बहुत इजी हो जाएगी चीज़ें सीखनी, बहुत आसान हो जाएगा सब चीज़ों को सीखना, है ना? अब देखो कैसे आपको लुईस कॉन्सेप्ट को बताना है। तो लुईस कॉन्सेप्ट के अंदर एक तो होगा रिडक्शन और एक तरफ होगा ऑक्सीडेशन।
अब कहते किसको है वो चीज देखनी है। देखो, जब भी रिडक्शन बोला जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे कि लूज होंगे। लुईस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको ये चीज याद रखनी होगी कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और रिडक्शन में क्या होना चाहिए? इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो उन प्रोसेसेस को बोलते हैं हम रिडक्शन। जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। इतनी चीज समझ आ गई। ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे क्या होता है। ठीक है। देखो, इसको भी आप इस तरह से ही लिख सकते हो, रिडक्शन। इधर देखो, ऑक्सीडेशन, ऐसे कुछ होगा, है ना। पहले आप इसको नोट करो, इतना नोट करो, उसके बाद में एक नई चीज मैं आपको इधर से बताऊंगा। देखो, ये इसके अंदर क्लियर नहीं आएगा, मे भी ऐसा हो सकता है, तो आपको मैं यहीं पे बताता हूं। एक तो होता है रिडक्शन, दूसरा होगा क्या? ऑक्सीडेशन। जब भी ये दोनों प्रोसेसेस होंगी, तो उन प्रोसेस के अंदर आपको दो चीजें बतानी होगी। क्या? रिडक्शन मतलब होगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, और उल्टा क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन? वो क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगी तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन, है ना। जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी तो उसको बोलेंगे हम रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है वो हम सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो, ये मेन चीज है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहां तक चीजें समझ आई क्या? पहले आप इसको बेहतरीन तरीके से तसल्ली से नोट करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉडर्न डेफिनेशन ही काम आने वाली है, ये दोनों के दोनों बेस पे। कोई भी लग जाते, कभी ये लग जाती है, कभी ये लग जाती है। ठीक है, आपको दोनों चीजें ही आनी चाहिए, नोट करो उसको। ये दोनों की दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखनी होगी, समझनी होगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये बार बार लगता ही रहेगा। आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। और दूसरी बात क्या है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों डेफिनेशंस कभी ये वाली लगेगी, कभी वो वाली डेफिनेशन लगेगी। कहाँ यूज होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यूज होगा। कैसे यूज होगा वो मैं आपको सिखाता रहूंगा। आपको पहले इतना चीज अच्छे तरीके से समझ जानी है। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसके बारे में हम सीखेंगे। लेकिन आपको पहले ये जरूरी है क्लियर होना कि ऑक्सीडेशन नंबर लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, नोट कर लो उसको। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने
आपको ये चीज़ समझा दी है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। देखो जब भी आप इसको पढ़ोगे तो पहले रेडॉक्स को पढ़ ही लेना, नहीं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझ नहीं आने वाला है कुछ भी। ठीक है, अब देखो अगर आपको बताना है एक नई टर्म आई थी इसके अंदर अभी, क्या थी वो, इधर क्या थी वो, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इस चीज को सीखते हैं। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, मतलब रिएक्टेंट की साइड में इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट की साइड में इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के अंदर आता है हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। या फिर इसी को ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों इसी के ही सेम नाम है, एक ही बात है, इसी बात पे ही कहा जाता है इसको ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो सब चीज़ें सीख लेंगे अभी हम, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर अप्रोक्सीमेटली सेम नाम है। होता क्या है, अगर हमारे पास में कोई भी बड़ा कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियस बात है ना, उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है। देखो पहले होता है एलिमेंट, एटम से मिलके बना होगा, उसके बाद में क्या बनता है, कोई मॉलिक्यूल बन जाता है, और मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना लेते हैं, कंपाउंड्स बना लेते हैं, कंपाउंड्स मिलके क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कुछ इस तरह की कहानी चलती रहती है। लेकिन आपको देखना क्या है कि इस तरह के कंपाउंड्स जहां पे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट है सब एलिमेंट से मिलके ही कोई कंपाउंड बनेगा। जैसे कुछ कंपाउंड से एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल किसके हैं, कंपाउंड के हैं। कैसे, जैसे KMnO4, तो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, ये क्या है, एक कंपाउंड है, ये तो आप सीख चुके हो। ओके, एलिमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर वो बताइए आप। पोटेशियम है, मैंगनीज है, ऑक्सीजन है, इस तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट है। ओके, अब आपको बताना होगा इन एलिमेंट का चार्ज क्या प्रेजेंट है इनके ऊपर। ये बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर मैंगनीज का क्या चार्ज है, ऑक्सीजन का क्या चार्ज आएगा, और पोटेशियम का क्या चार्ज आने वाला है। जो भी चार्ज निकलेगा उसी को ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो लिखिए द चार्ज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द compound is called oxidation state या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आया क्या? ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके ऊपर कितना चार्ज है उसको दर्शाने का एक तरीका है, डिनोशन है उसका। समझ आया? नोट करो उसको। इन सबको डिनोट करने का एक तरीका है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो एलिमेंट जो प्रेजेंट है उनके ऊपर कितना चार्ज है, इस चीज को बताता क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बताता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट करो उसको सारा।
समझ आया? तो जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना होगा या फिर उसके ऊपर बताना होगा कितना चार्ज प्रेजेंट है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बताना होगा, तीनों चीजें एक ही बातें होती हैं। समझ आ गया? इतनी चीजें समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम इसमें? दो चीजें देखनी है, पहली लुईस कॉन्सेप्ट, दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट। उनके थ्रू हम डेफिनेशन देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है पहले ये पता होना चाहिए। समझ आ गया? पहले आप बताओ इतनी चीज समझ आ गई क्या? ठीक है, अगर इतनी चीजें आपको समझ आ जाती हैं तो ही आप थोड़ा उसके आगे बढ़ोगे। कैसे, वो मैं आपको बताता रहूंगा, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है, नोट करो। समझ आया? ओके, अब देखो ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक सी बातें कि हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा। अब आपको देखना क्या है, उसको देखिए। मतलब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी भी मुझे कंपाउंड दिया है तो कैलकुलेट कैसे करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल सीधा गया मैं और उसका कुछ भी लिखा, मुझे समझ कुछ आया नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। अब देखो, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, पहले तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके लिए क्या होता है, कुछ रूल्स मॉडिफाई होते हैं, कुछ रूल्स बताए हुए होते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही अगर आप चलोगे तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट सही निकालोगे। अदरवाइज आप कुछ भी लगाएंगे तो वहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट गलत हो जाएगी। क्या, जैसे ऑक्सीजन -2 में होती है, पर क्या हमेशा होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑक्सीडेशन हमेशा, ऑक्सीजन जो है हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो नहीं करती, कुछ और भी करती है। तो आपको सारे के सारे रूल्स को अच्छी तरीके से रीड करना है, समझना है, उसके बाद में क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करना है। रूल्स क्या क्या है? पहला देखो, कंपाउंड्स present in their native state have oxidation number zero। जब भी इस तरह के आपके पास कंपाउंड्स आएंगे जो नेटिव स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, नेटिव स्टेट मतलब नेचर में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्या, कैसे बताना चाह रहा हूं मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नेचर में प्रेजेंट होता है तो पूरे का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेना है। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, है ना, जो भी गैसेस प्रेजेंट होती है, और कौन कौन सी हो सकती है, अमोनिया। अगर इस पूरे को मानेंगे तो करना है, अदरवाइज अलग अलग होगा, अदरवाइज अलग अलग होगा। या फिर देखो नेटिव स्टेट में और कौन कौन से हो सकते हैं, कोई भी मेटल आए, कोई भी मेटल, जैसे आयरन हो गया, इस तरह से मिलता है। ठीक है, उसके बाद में मोलिब्डेनम ले लो, Hg ले लो, लिक्विड में मिलता है। ठीक है, और देखो, और देखो लेड, देखो Pb, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 लेना है, इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेना है। ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं उसमें, अदरवाइज ये तो एलिमेंटल फॉर्म में होते ही हैं, इनका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेना है, 0 लेना है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेना है इनका,
जीरो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, पहला और इम्पोर्टेंट रूल है। कई बार हम इस चीज़ को रूल को भूल ही जाते हैं, पहले ही रूल को भूल जाते हैं। ठीक है, नोट करके रखो उसको। एग्जाम्पल देखना है क्या? देखो, अगर आपको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन किसमें, FeCO5 इसके अंदर बताना है, तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड नेटिव स्टेट में 0 स्टेट में है, इसका निकालना है x रखो, आयरन की निकालनी है +5, उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना लेना है, 0 है, तो इक्वल टू क्या आया, क्या इसके पास कोई चार्ज प्रेजेंट है, नहीं है ना, न्यूट्रल है तो 0 ले लेंगे, जो भी चार्ज प्रेजेंट है उसको +-1 के साथ में लेंगे, प्लस-माइनस का जितना भी चार्ज है उसके पास प्रेजेंट, तो x + 0 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0, ये निकल के आएगा। तो आपको समझ आ गया कि जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी, या फिर नाइट्रोजन आ जाए, या फिर ऑक्सीजन आ जाए, या फिर ऐसा कोई स्टेट आ जाए जो नेटिव फॉर्म में भी वैसे एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे आपको उन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेना है। नोट कर लो। नोट करो उसको। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेना है, हमेशा इसका 0 लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि नेटिव स्टेट इसमें है, अगर नेटिव स्टेट में मिलेंगे तुरंत उठा के 0 ले लेना, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। समझ आ गया? ओके। अब देखो दूसरी चीजों के ऊपर। देखो, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग होता है। कैसे? दूसरा पॉइंट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज डिफरेंट। कैसे? एज फॉलोज। कैसे होगा वो? देखो, अगर नॉर्मल ऑक्सीजन ऐड है, जैसे कि CO2, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिया जाएगा ऑफ ऑक्सीजन, वो हमेशा क्या लेना है? -2 लेना है। समझ आया? अगर यहां पे ये ना आए, प्रोक्सी लिंकेज्ड ऑफ ऑक्सीजन आ जाए, तो क्या करना है? एग्जाम्पल देखो, H2O2, तो क्या लेना है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेना है? किसका? ऑक्सीजन का, -1। अच्छा, तीसरी चीज क्या है? सुपर ऑक्साइड अगर आ जाए तो सुपर ऑक्साइड्स ऑफ ऑब्वियसली ऑक्सीजन के केस भी हो गए। एग्जाम्पल KO2, तो क्या लेना है ऑक्सीडेशन स्टेट? -12। नोट कर लो, हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा रिकमेंडेड क्वेश्चन आता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, नोट करो उसको।
अब ये ऑक्सीजन के केस में हुआ, क्या हाइड्रोजन के केस में भी हो सकता है ना? वो भी तो हो सकता है। वो कैसे लेना है उसको भी देखो। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका? हाइड्रोजन, वो भी कुछ अलग होता है। कैसे? अगर आपका 9 मोल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एग्जाम्पल देखो कैसे, जैसे कि H2O, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट ली जानी है वो हमेशा ली जाएगी क्या? +1। समझ आया क्या? +1 लेना है। लेकिन अगर आपके पास में हाइड्राइड्स आ जाए, एग्जाम्पल देख लो, NaH सोडियम हाइड्राइड, तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो ली जाएगी वो हमेशा -1 लेनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू -1 लेनी है। -1 इसमें लेनी है और इधर क्या लेनी है? +1 लेनी है। ये दूसरा रूल हुआ। तीसरा भी एक और इंपॉर्टेंट रूल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका? जो S फैमिलीज है, मतलब फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप इज एज फॉलोज। कैसे होगा? जो फर्स्ट ए वाला ग्रुप है उसके जितने भी एलिमेंट हैं उनकी +1 लेनी है। अच्छा, सेकेंड ए जो ग्रुप है उसकी हमेशा कितनी लेनी है? +2। नोट करो उसको, दोनों को। ये भी समझ आ गया? ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड और इसकी कैसे लेनी है। ओके, अब देखो, जो हैलोजन फैमिली है उसका जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिया जाएगा तो जनरली -1 लिया जाता है। कैसे? देखो, ये सारे रूल यूनिवर्सल रूल नहीं है, कभी भी बदल भी जाते हैं, लेकिन मेन रूल यही रहेंगे। ठीक है। फोर्थ चीज देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ या ऑक्सीडेशन स्टेट किसका? हैलोजन फैमिली इज -1, यही लेना है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, HCl हाइड्रोजन का कितना है? देखो दोनों में देख लेना, हाइड्रोजन का क्या है? +1 है। क्लोरीन का क्या है? -1 है। समझ आया क्या? कैसे करना है? समझ आया? ओके। अब इधर देखो, HBr +1, ब्रोमीन किधर से आया? हैलोजन फैमिली से, तो -1। इस तरह से करेंगे। अब देखो, इससे पहले क्या आता है? ऑक्सीजन फैमिली आता है। ठीक है। अगर मेरे पास में इस तरह का मॉलिक्यूल है, जैसे H2S, दोनों को लगा सकते हो, सॉरी H2O और H2O2, दोनों समझ आएंगे। कैसे? देखो, इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन का कितना?
+1। इधर देखो नॉर्मल ऑक्सीजन है तो -2। इधर देखो मैंने यह बताया था आपको, ये पेरोक्साइड लिंकेज में होता है H2O2, आपने पढ़ा भी होगा। हाइड्रोजन का क्या आएगा +1, ऑक्सीजन का क्या आएगा -1। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है इसके अंदर। समझ आया क्या? पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है इसके अंदर, इस वजह से इसको ऐसे किया जाता है। ठीक है, नोट करो उसको सारे को। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन फैमिली समझ आ गया। ओके, तो जब भी आपको कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी तो दो मेथड होंगे। मेथड्स कौन कौन से होंगे उसको देखो यहां पे। पहला तो है हम एक अननोन क्वांटिटी माने, मतलब x माने, है ना, और वहां से हम इसको निकाल के रखें। दूसरा मेथड क्या है, अगर आपको अननोन क्वांटिटी नहीं मानना, उससे नहीं आएंगे सही, तो स्ट्रक्चर से आपको देखना पड़ेगा कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया जाता है। ठीक है, उससे पहले भी आपको एक चीज रह जाती है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना चाहिए, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है अपनी तरफ, तब आप स्ट्रक्चर वाला कर सकते हो। अदरवाइज अननोन क्वांटिटी वाला कर सकते हो, मतलब x मान के कर सकते हो, जैसे आप करते भी आए हो। अननोन क्वांटिटी में आपको समझना क्या है, जब भी x की वैल्यू 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, +8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास +8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन लूज करना इज नॉट सो इजी एंड सिंपल टास्क। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इसको। क्या उतनी एनर्जी हमारे पास प्रेजेंट होती है? ठीक है, तो ये एक सवाल आ जाता है। उसकी वजह से हमें कुछ जगह पे जब +8 से भी ज़्यादा चला जाएगा तो स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर पे जाना कैसे है, कैसे निकालना है, वो एक अलग स्टोरी है पूरी की पूरी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ तक की जितनी भी चीज़ें थी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर कहते किसको है, और रिडॉक्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं मॉडर्न तरीके से, इन सब चीज़ों को आप एक बार पढ़ के आए, रिवाइज करके आए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।